स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, ठीक है। फिर कैसे रीडिंग वगैरह लेते हैं वो एग्जैक्टली वो ढंग से समझ लेते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो यार, सबसे पहले जैसे हमारा वहां पे दो तरह का स्केल होता था, ठीक है। यहाँ पे भी जो होता है वो भी दो तरह का स्केल यहाँ भी होता है, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रहता है। जैसे सबसे पहले ये जो रहेगा, ये थोड़ा देखते जाओ एक एक करके। ये हमारा एक ये वाला एंड है, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ऐसे कनेक्टेड रहता है, ये हमारा जॉ या इसको स्टड भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे एक यू शेप का ये जाता है, एक यू शेप का ऐसे जाता है, और यहां से जैसे मान लो एक ये कनेक्टेड रहेगा, और इसके बाद ऐसे नॉट टाइप का, जो नट देखा होगा आप लोगों ने, नट बोल्ट वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, कि जिसको स्क्रू वगैरह, स्क्रू जो बोलते हैं उसको, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है इसमें। ये आगे पीछे होता भी है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल स्क्रू वगैरह में होता है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना रहता है। फिर यहाँ पे इसके बाद एक स्केल रहता है ये वाला, और इसके बाद एक दूसरा स्केल रहता है यहाँ पे इस तरीके का। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहां से देखो ये फाइनल यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रहेगा अपने पास, ये कुछ यू शेप का जो रहता है वो कनेक्टेड होता है कुछ इससे, ये रहा अपने पास। ये एक बार देखो यहाँ पे ये जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट रहता है ये हमारा कहलाता है मेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन स्केल, ठीक है। या फिर इसको पिच स्केल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल या फिर पिच स्केल, ठीक है। देखते जाओ यहाँ पे दो तरह का स्केल, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भी जैसे वर्नियर कैलिपर में दो तरह का स्केल होता है, वैसे ही इस वाले केस में भी क्या होता है अपना, दो तरह का स्केल बना हुआ होता है, ठीक है। दो तरह का स्केल बना रहेगा। अब एक हमारा कौन सा, मेन या पिच स्केल, और दूसरा इससे जो कनेक्टेड रहेगा यहाँ से, ये जो एक सर्कुलर, ये एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये सर्कल टाइप का, इसको रोटेट करा सकते हैं हम लोग। तो ये जो स्केल रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल या फिर हेड स्केल, ठीक है, या फिर हेड स्केल, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से ये जो पार्ट रहता है कुछ ऐसा एक कनेक्टेड रहता है, एक रिंग टाइप का इस तरीके का ऐसा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। दो स्केल बने हुए रहते हैं, ठीक है। एक का नाम हमने क्या देखा, मेन स्केल और पिच स्केल, और दूसरे का सर्कुलर और हेड स्केल, ठीक है। एक का हमारा कौन सा हो गया, मेन स्केल और पिच स्केल, और दूसरे का सर्कुलर या फिर हेड स्केल, ठीक है। अब एक बात देखो, इस पे जो रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट अगर हमें जैसे मान लो उसकी विड्थ या फिर थिकनेस मेजर करनी रहती है, तो वो हमारा किस पे रहता है, इसके बीच में। ये हमारा एक सर्कुलर कैप टाइप का रहता है, जिसको हम लोग ये रोटेट कराते हैं, ये आगे पीछे होता है, ये उसी के साथ ये भी आगे पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना हुआ रहता है, यहाँ पे एक ऐसा रेफरेंस लाइन बना हुआ रहता है जिसके ऊपर मार्किंग वगैरह रहती है, जिसके ऊपर क्या रहेगा हमारा, मार्किंग। पहले ये बताओ, इतना स्ट्रक्चर समझ आया सभी को, हाँ है ना। ये बताओ पहले, ये अपने पास ये जो स्टड है, इनके बीच में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस वगैरह मेजर करनी है वो रखते हैं, ठीक है। ये जैसे ही आप सर्कुलर या हेड स्केल को आगे पीछे से रोटेट कराओगे, ये इधर की तरफ मूव करेगा। और जैसे मान लो सपोज इस पेन की थिकनेस मेजर करनी है, तो ये ऐसे रखेंगे, और ये तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि ये इसको टच ना कर जाए, ठीक है। फिर फाइनली उसके बाद हम लोग यहाँ से रीडिंग हम लोग लेंगे। तो ये हमारा एक मेन स्केल हो गया, और दूसरा या फिर इसको पिच स्केल बोलते हैं, और ये हमारा सर्कुलर या फिर हेड स्केल रहता है। अब एक बात देखो, इसके ऊपर जो मार्किंग रहती है वो कुछ ऐसे रहती है, 0, फिर 1 2 3 4 5, ये ऐसे लगातार मार्किंग रहती है अपने पास आगे चल के, ठीक है। अब इसमें जो रहता है ये ऐसी मार्किंग बनी हुई रहती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन,
इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ से कि जो इस वाले जैसे ये सर्कुलर स्केल रोटेट वगैरह होगा तो हम लोग जैसे वहां पे कोइंसाइड करने की बात करते थे, तो यहाँ पे कोइंसाइड हम लोग रेफरेंस लाइन से ही देखेंगे। इस पे 0 से लेके एक और चीज देखो, ये जो इसका जो 1 डिवीजन जो होता है वो किसी किसी केस में आपको 1 मिलीमीटर के बराबर रहेगा, किसी किसी केस में 0.5 मिलीमीटर के बराबर। स्ट्रक्चर दोबारा यहाँ से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये इसको बोलते हैं स्टड, जो जॉ टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे भी ये जॉ, ये भी एक जॉ है, ये पूरा एक ये मेटालिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। यहाँ से एक स्क्रू टाइप का रहता है जिससे कि ये बाहर निकल के क्या होगा, जैसे ही मान लो हम लोग रोटेट कराते जाएंगे ये स्क्रू आगे बढ़ेगा या फिर पीछे बढ़ेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस वगैरह मेजर करनी है वो हम इसके बीच में रखते हैं। उसके बाद ये तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक कि वो टच ना करे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 तरह का स्केल होता है, एक मेन स्केल या फिर पिच स्केल, और ये जो स्केल होता है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल या फिर हेड स्केल। ये एक लाइन बनी होती है जिसके ऊपर सारी मार्किंग बनी हुई रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। और इसका एक डिवीजन जो होता है किसी किसी केस में आपको 1 मिलीमीटर के बराबर रहेगा, किसी केस में 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। वो आपको देख के या क्वेश्चन देख करके पता चलेगा, ठीक है। अब एक बात देखो, इस वाली लाइन के ऊपर जो रहता है ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर बहुत सारी नंबरिंग लिखी हुई रहती है, 0 1 2 3 4 ऐसे पूरा ये एक सर्कुलर पूरा है। तो ये 0 से लेकर के 0 यहाँ पे रहेगा, 0 1 2 3 4 हो सकता है किसी में 50 मार्किंग हो, किसी में 100 मार्किंग हो, तो वो डिपेंड करता है कि हमने स्केल कैसा बना रखा है, कैसा ले रखा है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 50 या 0 से लेकर के 100 मार्किंग रहती है इस पे, ठीक है। अगर यही बात बोल रहे हैं कि जब अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो, उस केस में अगर ये क्या हो कि 0 को टच, 0 जो हो एग्जैक्टली रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, तो कोई भी 0 एरर उस इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है, ठीक है ना। अब एक बात समझते हैं हम लोग, रोटेट कैसे होगा, हेड या पिच। बेटा अभी पिच यहाँ से देखो, मैंने बताया सर्कुलर स्केल को रोटेट कराते हैं। जैसे समझो यहाँ पे ये अगर मान लो पूरा ये हेड स्केल है ना, तो इसके ऊपर एक रहेगा ऐसे ऐसे रोटेट कराने के लिए, आप ऐसे रोटेट कराओगे तो उसी के हिसाब से ये आगे पीछे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तब तक रोटेट करना है जब तक टच ना करे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यार, इसमें 2 चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं, 2 चीजें हमें देखनी रहती है। एक हमें देखना रहता है पिच के बारे में, और दूसरा होता है हमें लीस्ट काउंट। ये पिच क्या होता है, तो देखो यार अपने पास कि ये जो है अगर इसका एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, ठीक है, अगर एक रोटेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये कितना आगे बढ़ रहा है। जैसे अगर मान लो सर्कुलर स्केल जो है वो अगर सपोज एक रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर स्केल कितना आगे बढ़ रहा है वो हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, पिच। क्या ये चीज क्लियर हुआ। जैसे एक रोटेशन किया हमने, ये आगे बढ़ा 1 डिवीजन, कभी हो सकता है 2 डिवीजन आगे बढ़ जाएगा, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1 डिवीजन आगे बढ़ रहा है कि 2 डिवीजन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपको ये बोला जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर आपको नॉर्मली जो भी दिया रहे, जैसे मान लो नॉर्मली कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे एक बार में 2 डिवीजन ये आगे बढ़ता है, कभी कभी ऐसा रहेगा एक बार में 1 ही डिवीजन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि कितना डिवीजन आगे बढ़ता है, ठीक है। अब एक बार देखो, जैसे मान लो हमने ये चीज देखा कि नॉर्मली जो पिच पिच हमारा क्या है एक तरीके से कि डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल, डिस्टेंस moved by circular scale, distance moved by circular scale in one rotation। एक रोटेशन में जो डिस्टेंस मूव होता है सर्कुलर स्केल, वही हमारा क्या कहलाता है, पिच के बारे में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिच को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, पिच की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो पिच इक्वल्स टू जो आएगा, तो ये हम लोग क्या देखेंगे कि डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल, डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल अपॉन
मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल को मैं CS लिख रहा हूं अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। जैसे एक बात समझो इस चीज को, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि सपोज जो सर्कुलर स्केल है, जैसे ही अगर 10 रोटेशन कर रहा है, ये 15 डिवीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या आएगा अपने हिसाब से 15 अपॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन। अब 15 डिवीजन कितने का है, तो उससे वो पता चलेगा कि एक डिवीजन कितने का है, उससे वो पता चलेगा कि कितना उसका पिच होगा। जो नॉर्मली अगर मान लो हमें कोई डेटा वगैरह नहीं दिया है पिच से रिगार्डिंग, तो उस केस में जो पिच जो होता है वो पिच की वैल्यू किसके बराबर आती है, तो देखो ये कितना आता है 0.5 मिलीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, या फिर 1 मिलीमीटर। अगर मान लो जैसे पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर में मैंने बताया था कि अगर आपको सपोज ये हो जाए कि लिस्ट काउंट नहीं दिया रहा है, तो हमें जो वैल्यू एक निकाली थी हमने 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, वो यूज करना रहता था। तो यहाँ भी अगर आपको पिच के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है। अदरवाइज जो डेटा दिया हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 रोटेशन में 4 डिवीजन आगे बढ़ रहा है या 2 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। एक बार देखो, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहले चीज तो ये चीज देखो, ये एक जो डेटा हमने निकाल रखा है कि एक अगर रोटेशन हुआ तो एक डिवीजन आगे बढ़ रहा है, एक डिवीजन अगर 0.5 मिलीमीटर के बराबर है तो हमारा पिच कितना 0.5 मिलीमीटर। अगर ये 2 डिवीजन आगे बढ़ रहा है और एक डिवीजन जो 0.5 का है तो 1 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, ये नॉर्मली हमारा जो होता है 0.5 या 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि हाँ यार 0.5 है या 1 मिलीमीटर है, या फिर नंबर ऑफ रोटेशन और ये कितना डिवीजन आगे बढ़ा वो देंगे, ठीक है। क्लियर। ये पिच कैसे निकालना रहेगा, जैसे मान लो दिया रहे तो भी निकाल सकते। मेन स्केल फिक्स होता है, हाँ मेन स्केल जो रहता है वो फिक्स रहता है, बस इसको रोटेट कराते हैं। जैसे वहां पे मेन स्केल हमारा फिक्स रहता था, वैसे ही यहाँ भी मेन स्केल फिक्स रहेगा, इसको रोटेट करके हम आगे पीछे करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो लीस्ट काउंट इसका निकालना हो तो वो हमारा होता है कि पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। यहां से देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आएगा, पिच अपॉन number of division, number of division on circular scale, number of division on circular scale। जैसे मान लो सपोज ये 0.5 है, ये जैसे हमने निकाल लिया कितना 0.5, अगर पिच लिया सपोज इस पे 100 डिवीजन हो तो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 100। अगर मान लो 0.5 है, इस पे 50 डिवीजन है इस सर्कुलर स्केल के ऊपर, मैंने बोला 50 से 100, 50 या 100 इन जनरल यही होता है, बाकी अब होने के लिए कुछ भी ले ले अपन, इंजन हाइपोथेटिकल कुछ भी वैल्यू बना ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 0.5 अपॉन 50 करेंगे। मान लो 1 मिलीमीटर है, 100 डिवीजन तो 1/100 हो जाएगा, 50 है 1/50। क्या ये बताओ पिच और लीस्ट काउंट दोनों निकालने समझ आ गया क्या, हाँ या ना, फिर बताओ फटाफट जल्दी बोलो। पिच और लीस्ट काउंट देखो एक बार, लिस्ट काउंट देखो, मैं बोल रहा हूं कि लिस्ट काउंट क्या होगा हमारा, कि जैसे मान लो जो पिच आया अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मैंने बोला सर्कुलर स्केल पे हो सकता है 50 हो या हो सकता है 100 हो। अच्छा, डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल, हाँ ऑन मेन स्केल, बिल्कुल। ये अगर कितना, ये जो हम लोग देखते हैं ना कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जैसे एक बात सोचो, ऐसे जब आप रॉड को ऐसे किसी चीज के ऊपर ऐसे रोटेट कराते हो सर्कुलर, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे जो आगे बढ़ेगा तो वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है वो हम डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, ये डायग्राम किसी बच्चे ने बोला कि सर डायग्राम एक बार, योगन क्लियर हुआ क्या। यहाँ देखो डायग्राम अपने को अगर पूछा जा रहा है, डायग्राम की अगर बात करें तो देखो यार ये हमारा एक स्टड है, ये हमारा भी ये जॉ को ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें स्क्रू टाइप का बना हुआ रहता है, ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल। ये जो लाइन जिसके ऊपर मार्किंग बनी हुई रहती है उसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। इस स्केल का नाम मैंने बता दिया है, मेन स्केल और पिच स्केल। ये एक सर्कुलर स्केल या हेड स्केल रहता है जो कि ऐसे रोटेट होकर के आगे या पीछे हो सकता है। जैसे ही आगे पीछे होगा ये वाला जो नट, ये स्क्रू है वो भी आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है।
ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने दो चीजें बताई, एक पिच के बारे में, एक लिस्ट काउंट के बारे में। ध्यान से देखना, इसमें जो डेटा दिया हुआ रहता है बेटा, आपका दो तरीके से डेटा दिया हुआ रहेगा, दोनों तरीके का डेटा से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, पिच का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ये सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन करे तो ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पिच इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, 0.5 आता है जनरली, या 1 मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट क्या होगा, जो पिच अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मान लो ये टोटल इस पे कभी 50 मार्किंग रहती है, कभी 100 मार्किंग के आसपास रहती है, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना, या कोई और सवाल है? बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो यार देखो, ये सवाल, ये जो चैप्टर है, इससे 4 से 8 नंबर पक्के हो जाते हैं पूरा, ठीक है। सवाल आते ही आते हैं। चलो, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम इसके बाद कौन सा रीडिंग कैसे लेते हैं वो चीज देखते हैं, ठीक है। रीडिंग हम कैसे लेंगे वो देखते हैं। रीडिंग हम लोग लेने के लिए क्या रहेगा अपने पास, फॉर्मूला। तो देखो यार, फॉर्मूला कहने के लिए तो पिछले वाला जैसा ही रहता है, लेकिन मेन है रीडिंग वो समझना कैसे कि कौन सा क्या मतलब, किस चीज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो रीडिंग ऑन मेन स्केल, क्या लिखेंगे, जो रीडिंग ऑन या मेन स्केल रीडिंग, क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस ये आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस कौन सा, ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल को मैं ऐसे लिख लेता हूं, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होगा। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो जितना ये विजिबल होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कितना विजिबल आपको दिख रहा है, जैसे ये सपोज एक जो है, एक वन जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर को अगर डिनोट कर रहा है, तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मिलीमीटर शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है, 1 मिलीमीटर। तो जितना ये विजिबल पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि कितना पार्ट इसका विजिबल है, वहां से देख लो। उसके बाद ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा कि कौन सा वाला पार्ट कोइंसाइड हो रहा है, जैसे कौन सी मार्किंग, 10वीं लाइन कोइंसाइड हो रही है, 15वीं लाइन, इस रेफरेंस लाइन से किससे कोइंसाइड करना है, तो इस रेफरेंस लाइन से कौन सी मार्किंग कोइंसाइड हो रही है, 15th हो रही है, 18th हो रही है, 20th हो रही है, कौन सी कोइंसाइड हो रही है, इस रेफरेंस लाइन से, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग के बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं कि सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा। तो मार्किंग ऑन सर्कुलर स्केल, marking on circular scale which coincides with reference line, which coincides with reference line, which coincides with reference line। रेफरेंस लाइन के साथ जो है वो कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है, कौन सी मार्किंग कोइंसाइड हो रही है, वही क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ज्यादा टेंशन नहीं लेना अपने को कि हाँ यार कैसे निकालें, सवाल में बोला जाएगा कि सर 24th जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, 60th जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, तो वो हमारा पूरा वहां से रीडिंग मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? पहले ये बताओ फटाफट, हाँ या ना? क्लियर हो गया ये चीज, रीडिंग कैसे लेना है। बस 2 मिनट का और टॉपिक बचा हुआ है, एक सर्कुलर स्केल और सॉरी जीरो एरर के बारे में। तो देखो यार, यहां से देख लो, जीरो एरर के बारे में अगर हम बात करें तो सोचो, या पहले एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, मेन स्केल रीडिंग। देखो मेन स्केल रीडिंग, जैसे ये जितना पार्ट विजिबल हो, जैसे मान लो ये सपोज हमारा मेन स्केल है, ठीक है, ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चीज देखो। यहां से सपोज सर्कुलर स्केल शुरू हो रहा है, यहां से सर्कुलर स्केल शुरू हो रहा है, तो देखो ये 1 मिलीमीटर ये हुआ, उसके बाद 1 2 3 4, यानी 1.4 है इसकी रीडिंग। जहां जितना पार्ट इसमें विजिबल होगा ना, ये तब तक हम लोग, ये क्या होता है, जैसे ही आप रोटेट करोगे, कब तक रोटेट करना होता है, जब तक कि इस ऑब्जेक्ट के, इस दोनों स्टड के बीच, ये जॉ के बीच जो मटेरियल रखे हैं वो फिक्स ना हो जाए, मतलब टच ना कर जाए दोनों जॉ से। अब उस समय जो विजिबल पार्ट होगा इस मेन स्केल पे, वही हमारी रीडिंग होगी, ठीक है।
क्लियर हो गया ये चीज? हाँ है ना। अब एक बात समझो यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीरो एरर की बात करते हैं। वही जीरो एरर, जीरो करेक्शन जो है, जीरो करेक्शन मैंने बताया था कि नेगेटिव ऑफ जीरो एरर क्या कहलाता है, जीरो करेक्शन। ये मैं पहले ही लिख देता हूँ। जीरो करेक्शन क्या होगा, जीरो करेक्शन जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, जीरो करेक्शन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जो भी आएगा जीरो एरर उसका नेगेटिव करो, वही हमारा क्या होता है, जीरो करेक्शन। हमें पता है जीरो करेक्शन हमेशा ऐड होता है, जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट, यानी ये नेगेटिव आएगा तो ऐड करो, ये पॉजिटिव आएगा तो सब्ट्रैक्ट करो। चलो एक बात देखो, नेगेटिव जीरो एरर। अब एक बात सोचो जरा, ये चीज जरा आप ही बताना कि अगर ये जीरो, लो भैया मान लो ये जीरो यहाँ पे लाई करता, ये जीरो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर रहता, तो ये जितना एक्चुअल रीडिंग होगा उससे ज्यादा देगा या कम देगा, ये सोचो जरा, ये चीज आप सोच लो ताकि भूलोगे नहीं। इससे ऊपर अगर जीरो रहा तो ज्यादा रीडिंग देगा या कम, ज्यादा या कम, कम देगा, बिल्कुल सही है। ये इस रेफरेंस लाइन से ऊपर हुआ जीरो तो क्या देगा, कम देगा। अगर कम दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कम दिया तो ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मान लो जीरो जो हो वो अबव रेफरेंस लाइन हो, अबव रेफरेंस लाइन, तो उस केस में हमारा क्या कहलाएगा, अबव रेफरेंस लाइन, तो नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर फिर से वही नेगेटिव जीरो एरर। अगर मान लो जीरो बिलो अगर रेफरेंस लाइन हो, बिलो रेफरेंस लाइन हो तो हमारा कौन सा एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर, हाँ कि ना, ये बताओ। ये जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जीरो एरर इक्वल्स टू, अब जीरो एरर कैसे निकालेंगे, कम कैसे दिया, कम कैसे दिया, जैसे मान लो अब एक बार सोचो, जैसे ये बात ऐसे देखो जरा, ये हमारा मान लो ये रेफरेंस लाइन ये रहा अपने पास, ये मेन स्केल, ये रेफरेंस लाइन, ठीक है। जहां पे अगर ये जीरो कोइंसाइड हो रहा है, या जैसे मान लो जहां पे ये फिफ्थ वाला कोइंसाइड होना चाहिए, जहां पे मान लो सपोज अगर हम लोग सही रीडिंग अगर आए तो फिफ्थ वाला इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड होना चाहिए, फिफ्थ वाला कौन सा, अब उससे कम वाला कौन साइड, फिफ्थ वाला ऊपर चला गया, फिफ्थ वाला कौन साइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, फिफ्थ वाला कौन साइड होने की बजाय, या फिर एक मिनट रुक जा, ये सपोज फिफ्थ वाला कौन साइड होने की बजाय अगर ऐसे देखो जरा, थोड़ा इसको ढंग से समझो एक बार, एक मिनट। पहले एक बार देखो, ये चीज ध्यान रख लो कि अबव जीरो रेफरेंस लाइन तो नेगेटिव, बिलो रेफरेंस लाइन तो पॉजिटिव। अब समझते हैं इसको कि कैसे कम आएगा, ठीक है। ये थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है, वो देख लेते हैं। जब अगर मान लो ये कंडीशन कब आएगी, जीरो एरर हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, हाँ कि ना, ये बताओ बेटा, बिल्कुल आराम से समझो, ये क्लियर हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ जीरो एरर कैलकुलेट करना रहता है जब भी, मतलब कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है या नहीं, वो अगर कैलकुलेट करना रहता है तो कैसे करते हैं कि इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, इसको पूरा टच करा देते हैं, हाँ या ना, यही कराते हैं। अब एक बात बता, अगर कोई एरर नहीं है, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में नो एरर अगर है, कोई एरर नहीं है, तो क्या ये जीरो वाला कोइंसाइड होना चाहिए, जीरो वाला इस रेफरेंस से कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जीरो वाला कोइंसाइड नहीं हुआ, ऊपर चला गया, मान लो ये कितना है, जीरो वाला दो ऊपर है, मतलब सोचो ये जीरो ऊपर है, ये तीन नीचे है, मतलब तीन ऊपर हो गया जीरो। तो अब एक बात सोचो जरा, जहां पे जब हम रीडिंग लेंगे तो अगर मान लो 24th डिवीजन कोइंसाइड होना हो तो उसकी जगह क्या 21st डिवीजन कोइंसाइड होगा, हाँ या ना, सोचो जरा। अगर ये ऐसा है तो ये क्या हो रहा है कि अगर जब 24th डिवीजन जब मेजरमेंट करेंगे, जब मेजरमेंट करेंगे तो उस समय 24th डिवीजन जब कोइंसाइड होना चाहिए तो उसकी जगह 21st कोइंसाइड होगा। यार एक बात सोचो, जब ये जीरो यहाँ पे था तो 24 डिवीजन ये आगे बढ़ रहा था, अब ये कौन सा कोइंसाइड कराएगा, 21st। तो ये क्या हो रहा है, कम करा रहा है, ये हमें क्या करेगा, ये हमारा जो रीडिंग होगा वो क्या करेगा, हमें कम देगा।
ये रीडिंग हमें क्या देगा, कम देगा, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा नेगेटिव, मतलब रीडिंग कम दे रहा है तो कौन सा, नेगेटिव। अगर वही हो जाए कि अगर मान लो अगर जीरो नीचे होता, तो सोचो अगर मान लो रेफरेंस लाइन ये जीरो यहाँ पे, तो ऑलरेडी थर्ड वाला कौन साइड हो रहा है, जब कुछ नहीं रखा है तो थर्ड वाला कौन साइड हो रहा है, तो अब कुछ रखेंगे तो 24 की जगह कौन साइड होगा, 27, हाँ या ना। एक बात सोचो, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, जो भी वेइंग मशीन होता है, मान लो हमने कुछ नहीं रखा है, एक बात ऐसे सोचो, मान लो हमने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा हुआ है, तो वो 0.02 केजी का शो कर रहा है। मैं अगर 1 केजी उसके ऊपर रखूं तो कितना शो करेगा, 1.02 केजी। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने कुछ नहीं रखा है, भाई मैं बता रहा हूँ, एक बात ऐसे सोचो, अगर मैंने कुछ नहीं रखा है तो थर्ड डिवीजन कौन साइड हो रहा है, अब थर्ड डिवीजन कौन साइड हो रहा है, तो जब रोटेट कराएंगे तो 24, ये क्या होगा, थर्ड डिवीजन अगर कौन साइड हो रहा है तो 24 रोटेशन और कौन साइड होगा, सॉरी 24th की बजाय अब क्या होगा, 27th होगा। ऐसे एक बार देखो, मान लो 0.02 केजी शो कर रहा है, दो केस हम लोग लेते हैं, एक में प्लस 0.02 केजी शो कर रहा है, एक में माइनस 0.02 केजी शो कर रहा है, ठीक है भाई। अब अगर इसमें 1 केजी रखोगे तो कितना आएगा, 1.02 केजी, इसमें रखोगे तो ये जीरो मतलब 1.1 माइनस 0.02 केजी, हाँ है ना, ये बताओ। वन कंप्लीट रोटेशन, एक बार देखो ना, वन कंप्लीट हम तो रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, एक ऐसा होगा थोड़ी कि हमेशा ही कंप्लीट रोटेशन थोड़ी होगा। एक बार बताओ, हमेशा कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, अगर मान लो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है तो या तो 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 ऐसे आ जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट फिर तो ये इसकी जरूरत क्या है, फिर स्क्रू गेज की जरूरत क्या है, हम तो और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं ना, हम तो और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं, तो और ज्यादा एक्यूरेट मेजर करेंगे तो वही तो आता है दिक्कत, जहाँ पे मान लो 2.23 के बाद हमें अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर कौन बताएगा, वो चीज यही बताएगा ना, ठीक है। तो वो होगा कि एक डिवीजन एक इसके किसी ना किसी एक डिवीजन के बीच लाई कर जाएगा वो, अब बीच लाई करेगा तो वो रीडिंग हम लोग किससे लेते हैं, सर्कुलर स्केल से, तो वो देखते हैं कौन सा कौन साइड हो रहा है। क्या ये समझ आया, पहले एक बात बताओ, अगर ऊपर हुआ तो नेगेटिव, नीचे हुआ तो पॉजिटिव, क्या ये चीज क्लियर। चलो एक सवाल लिखो, एक स्क्रू गेज है, ठीक है, इसका पिच दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, एक स्क्रू गेज है जिसका पिच दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, कितना डिवीजन, 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जब हमने मेजर किया तो मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.5 रीडिंग, मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.5 मिलीमीटर, और 20 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, 20th डिवीजन जो हो रहा है वो कोइंसाइड हो रहा है, तो रीडिंग बताना है अपने को, 20th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, तो रीडिंग बताओ। यहां से देखो, पहले तो लीस्ट काउंट निकालो, लीस्ट काउंट क्या आएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, हाँ या ना। पिच लिस्ट काउंट क्या होगा, पिच यानी 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, कितना आएगा 50, किसके बराबर ये आएगा, तो यहां से देखो 0.01 के बराबर, ये देखना जरा सही है या नहीं है, 0.01 यही आएगा ना जी, 1/100 कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर। अब एक बात देखो, रीडिंग जो निकालेंगे वो किसके बराबर, तो यहां से समझो इसको कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2.5 प्लस, ये देखना भाई एक बात ध्यान रखना, यूनिट वगैरह का ध्यान रखना, 2.5 मिलीमीटर प्लस जीरो, ये कौन सा डिवीजन कौन साइड हुआ है, 20 × 0.01, तो ये वैल्यू मुझे लगता है कितना आएगा, 2.5 प्लस, अच्छा तुम लोग का सही था आंसर लग रहा है मुझे,
ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20, ये 0.20 है ना, ये फाइनल कितना आएगा 2.70 मिलीमीटर। क्या ये समझ सही है बेटा? 2.70 मिलीमीटर सही था वो, मुझे लगा वो 0.02 आ जाएगा। चलो अगला सवाल लिखो। एक स्क्रू गेज है जिसका पिच जो है वो दे रखा है 1 मिलीमीटर, पिच दे रखा है 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल जो है उस पे 100 डिवीजन है। कितना भाई? 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, ठीक है। इसके बाद लीनियर स्केल, वही जो लीनियर स्केल या मेन स्केल जो होता है, मेन स्केल जो है वो उसकी जो रीडिंग है वो कितनी है 1 मिलीमीटर, और 47th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, 47th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड हो रहा है। रीडिंग बताना अपने को। सवाल समझ आया सभी को? दो तरीके की रीडिंग मैंने बोली थी कि आपको रीडिंग दो तरीके से देंगे। एक रीडिंग ये जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग दे रहे हैं, आगे चल के हो सकता है वो डिवीजन भी देंगे। कुछ नहीं करना, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा तो 1 मिलीमीटर अपॉन कितना 100, तो ये फाइनल कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर। उसके बाद ऐसे सोचो 47th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, 47th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो यहां से क्या आएगा तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर प्लस कितना हो जाएगा 47 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा 1.47 मिलीमीटर। चलो भाई अगला सवाल, यहां से देखो एक स्क्रू गेज जो है उसकी पिच दे रखी है कितनी, पिच दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल पे जो 50 डिवीजन है, जनरली यही बताया था ना कि इसी के बीच में कुछ होता है अपना 0.5 होगा 50 होगा। अब यहाँ पे निकालना है कि इफ मेन स्केल रीडिंग जो है वो 2 है, यहां से देखो मेन स्केल रीडिंग जो है, यहाँ पे एरर भी आएगा अभी, अब आंसर मत दे देना, मेन स्केल रीडिंग 2 है, थोड़ा कुछ डिफरेंस है समझना इस चीज को। मेन स्केल रीडिंग 2 है और जो अगर कुछ नहीं रखा हुआ है, मतलब न जो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं रखा हुआ है, तो फिफ्थ वाला यहाँ पे, फिफ्थ वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, ये जीरो, सॉरी ये फिफ्थ है, फिफ्थ डिवीजन है ये सर्कुलर स्केल का, ये जीरो यहाँ पे है। जो ये रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन है, तो फिफ्थ डिवीजन जब कुछ नहीं रखा गया है, इफ नथिंग इज केप्ट, इफ नथिंग इज केप्ट, पिछले जो सवाल किए थे हमने वो भी सारे प्रीवियस ईयर ही थे, ये भी प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन ये काफी अच्छा सवाल है, ये आप मुझे लग रहा है नहीं करोगे, गलती जरूर करोगे यार। रुक जाओ यार, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। मेन स्केल रीडिंग 2 है और 25th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, 25th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, 25th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है। चलो यार रीडिंग निकालो। ये एक बार देखो यार, ये मतलब इतना आगे नहीं लाई करेगा, ठीक है, ये इतना आगे नहीं, मतलब जीरो यही पे लाई करेगा, जीरो यही पे लाई करेगा। यार एक बात बताओ, तुम लोग ये बेवकूफ हो क्या, इसका मतलब नहीं समझे क्या? वही सारा गेम चेंज कर दिया। वो 2 मिलीमीटर नहीं है भाई, वो 2 रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 2 दिया हुआ है। ओ भाई
फाइनली सी गलत आंसर है। ये यही चीज मैंने जब ये लिखा था उसी समय बोला था, आप लोग ध्यान से सुनते तो पकड़ लेते कि अच्छा यहीं पे कुछ ना कुछ ये है। मेन स्केल रीडिंग 2 है, उसका मतलब समझ आया तुम लोगों को कि 2 मार्किंग बस है यहाँ पे। अरे समझ आया, ये मेन स्केल रीडिंग जो है वो 2 होने का मतलब वो 2 मिलीमीटर नहीं है भाई। मैंने इससे पहले देखो जो भी अगर वैल्यू दे रखी थी मेन स्केल रीडिंग, उसमें 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर ऐसा कुछ दिया था, इसमें थोड़ी दिया मैंने। इसमें तो वैसे बस मैंने ये बोला मेन स्केल रीडिंग 2 है। अब मेन स्केल रीडिंग मतलब 2 डिवीजन की बात कर रहे हैं वो, और 2 डिवीजन है तो एक डिवीजन कितना 0.5, तो 2 डिवीजन कितना, तो मेन स्केल रीडिंग जो है वही आपका सब गलत कर दिया। 2 डिवीजन यानी 2 इंटू 0.5 यानी 1 मिलीमीटर। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया कहाँ गलती? मैंने बोला भी था आपको स्टार्टिंग में ही कि बेटा 2 तरीके से रीडिंग देते हैं। आप बेटा बातों को ध्यान से सुना करो, बातों ध्यान से सुनोगे तभी जाके समझ आएगा कि हाँ यार वो बातें किस लिए बोली गई थी आपको। इससे पहले मैंने 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 4.3 मिलीमीटर ऐसी वैल्यू दी है। अभी मैंने ये लिखा है मेन स्केल रीडिंग 2 है भाई। अब रीडिंग 2 है, हाँ मल्टीप्लाई कर, अगर 2 रीडिंग है तो एक पिच का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो रहता है अपना मेन स्केल सॉरी सर्कुलर स्केल जो रहता है एक डिवीजन एक रोटेशन में जाता है, तो ये एक 0.5 है तो 2 किसके बराबर होगा 2 इंटू 0.5। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ 0 भाई साथ सामने सामने साथ साथ एकदम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि पिच जो है वो 0.5 है। क्या ये समझ आया? चलो अब एक बार देखो यहां से क्या करेंगे, तो 2 इंटू 0.5 मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर, रीडिंग की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं। ये जो आएगा रीडिंग जो आएगा तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, अरे भैया मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर प्लस कौन सा डिवीजन कौन साइड हो रहा है 25th इंटू लीस्ट काउंट, तो 0.5 लीस्ट काउंट कितना आएगा 0.5 अपॉन कितना 50 यानी 0.01 इतना ही आएगा ना जी भाई, देख लेना कैलकुलेशन वगैरह यार, नहीं तो पता चले मेरी भी मुझसे भी गलती हो जाए, दोनों बैठ के सोच रहे हैं। ये भाई ये चीज आएगा, तो ये फाइनली कितना आएगा 1.25 मिलीमीटर। क्या ये सही आंसर है? हाँ है ना? तो सर हमने मेन स्केल रीडिंग के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक बात सोचो जरा, ऐसे मान लो मैं ये बोलूं कि यार ये जो स्केल है ना, जब मैंने इस पे रीडिंग लेना तो इसमें पता है 4 मार्किंग है, 4 रीडिंग आ गई, ठीक है, मतलब इस स्केल पे रीडिंग कितनी है 4, और मैं बोलूं एक जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो क्या बोलोगे कितना रीडिंग हुआ 4 मिलीमीटर, हाँ या ना? हाँ ये ना, हाँ या ना, ये बताओ। तो बस इसीलिए मल्टीप्लाई किया मैंने। क्या ये सही आंसर है क्या 1.25 मिलीमीटर, हाँ है ना? हाँ जीरो करेक्शन अभी बाकी है अपना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जीरो करेक्शन अपना बाकी है। कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? ओ भाई पॉजिटिव, तो यहां से देखो एरर कितना, जीरो एरर कितना आएगा, तो एक बात सोचो, तो ये 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, तो 0 प्लस कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है 5 इंटू कितना 0.01 यानी कितना 0.05 मिलीमीटर। लो भाई मैं इसको क्या करूंगा फाइनल रीडिंग मतलब एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो किसके बराबर, एक्चुअल रीडिंग जो आएगा वो कितना, तो 1.25 माइनस 0.05 कितना, तो 1.20 मिलीमीटर।